तो प्यारे क्लास 10th के छात्र और छात्राओं, आपके लिए सीरीज जो शुरू किया जा रहा है इस बार मॉडल सेट आपको जो इंटरनेट पर जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वाला जो मॉडल सेट जारी हुआ था ओरिजिनल, और ये आपको 15 तारीख को आया था इंटरनेट पर, जिसमें 5 मॉडल सेट दिए गए हैं और क्वेश्चन की क्वालिटी देखें तो बहुत बेहतरीन है और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी, और ज़्यादा टारगेट किया गया है क्वेश्चन बैंक को। ऐसा होता भी है कि क्वेश्चन बैंक के बेस पे भी सारे क्वेश्चन मतलब रहते हैं, कुछ 2-4% क्वेश्चन इधर उधर से मतलब नए कंटेंट से नए बेस पे रहेंगे, बाकी इधर से ही रहते हैं। तो इसका मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 की तैयारी करा दिया गया है ऑफलाइन में। तो मैं ऑनलाइन में ऐसा चालू करने जा रहा हूँ कि मेरे ऑफलाइन वाले कोई बच्चे को भी और जो यूट्यूब पर भी बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो फिर प्रश्न होगा सर मॉडल सेट 1 और 2 का क्या होगा ऑनलाइन में, तो उसको हम बाद में करा देंगे। पहले मैं ऐसा कर रहा हूँ कि एक बार में दोनों का अपना काम हो जाए, मेरे ऑफलाइन में भी और आपके ऑनलाइन वाले बच्चे के लिए भी। तो मॉडल सेट 2 हो चुका है, मॉडल सेट 1 हो चुका है। अब तब तक ट्राई कर भी लिए होंगे, बना भी लेंगे, फिर भी एक बार हम लोग मिल के बनाएंगे। तो चलिए मॉडल सेट 3 आज हम लोग शुरू करेंगे इस लेक्चर में। तो वीडियो क्वालिटी मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक दिख रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा। ऑप्शन पहले आप देख लीजिएगा, ऑप्शन आपको पाई में दे रखा है, तो हम बिल्कुल पाई का मान नहीं रखने वाले हैं। अगर ऑप्शन चलाक है तो हम भी थोड़ा होशियारी से काम करेंगे अपने एग्जाम में, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो हम क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व करेंगे पूरा बेसिक से, कि मतलब जो स्मार्ट बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा स्मार्ट तरीके से सॉल्व किया जाएगा, जो बच्चे थोड़ा स्लो में जाते हैं उनके लिए थोड़ा इसको हम लोग स्लो में ही सॉल्व करेंगे। जैसे हमको क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई दे रखा है, हमको एच पता है कितना है 12 सेंटीमीटर, और उसकी आधार की त्रिज्या यानी रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं पूछा, आपसे पूछा शंकु का आयतन क्या होगा। तो आप शंकु का आयतन जानते हैं क्या होता है। शंकु का आयतन होता है, आपको पता होगा, शंकु का वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है आयतन। बस मान पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। अब ध्यान रखिए पाई को, आपको सारे ऑप्शन में पाई था तो पाई का मान नहीं रखने वाले हैं। तो 1/3 पाई आप कुछ नहीं करने वाले हैं। आर का स्क्वायर, आर आपको कितना दिया है, आर दिया है 3, ठीक। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9, और एच कितना दिया है आपको 12। बस इसको काट लीजिए, आपने 3 बार में काट लिया 9 को, तो क्या हो गया 12 3 36 और पाई, ये आपका 36 पाई आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 36 पाई। तो आपको आप खुद से टिक लगा लीजिएगा, इतना तो आप काम कर सकते हैं ना। आपका क्वेश्चन हो गया ये। मैं काम करता हूँ क्वेश्चन को पहले दिखा के क्वेश्चन हटा देंगे, थोड़ा बनाने में सुविधा रहेगा हमको। तो क्वेश्चन 2 पढ़ लीजिए, साइन पाई/3 का मान इनमें से कौन सा है। जो भी है आपको देखिए पाई बाई ऑप्शन में देखिए यहाँ दे रखा था साइन, दूसरा क्वेश्चन में था पाई/3। देखिए आपसे कुछ नहीं, खाली थोड़ा सबका माइंड मतलब घुमा के सवाल को पूछा है, बोले तो हमसे ऐसा पूछ लिया है। अब जब भी पाई रखे तो इसको आप 180 समझिएगा, 180 रेडियन में 180 डिग्री बटा में 3। सर हम कट गया, यानी आपसे साइन 60 डिग्री का मान पूछ के पूछना था उसको, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा ऐसे। कोई दिक्कत नहीं, आप भी अगर एग्जामिनर स्मार्ट है तो अभी स्मार्ट है। बिल्कुल आप पाई/3 को 60 डिग्री समझ के, और साइन 60 का मान आपको तो याद ही होगा √3/2 है कि नहीं। तो इस तरह से हमारा 2 क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन मूल बिंदु से दूरी पूछा है, आसान तरीका है, संदार्थ ट्रिक है, सबके लिए है। ठीक, आप खुद से मारेंगे, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, मिल के हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप खुद से टिक आउट कर लीजिएगा। और यहाँ मत कीजिएगा, आप इसका टिक आउट अपने ओमर सीट में कीजिएगा। जैसे ओमर सीट आपके पास होगा तो ओमर सीट रख के या इधर अपना मिलाते चलिएगा कि इधर सही है गलत है, गलत होगा तो सही कर लीजिएगा, ये कुछ इसमें टूटती है। जब भी आपसे
मूल दूरी से पूछे, मूल बिंदु से दूरी, तो डायरेक्ट कीजिएगा। जो भी आपको 2 पॉइंट दिए थे ना, एक पॉइंट दिया है 4 और एक दिया है -5, तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस में। ये आपका मूल बिंदु से दूरी हो गया। ये माइनस तो मैंने माइनस लगा लिया है, तो √4 का स्क्वायर 16 होगा, -5 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस का 25 ही होगा, 16 5 31 होगा। तो 16 25 जोड़ लीजिए, 6 5 11 2 3 41, सॉरी 41 होगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन, इसमें से देख लीजिएगा 3 का ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी। देखिए, अगर हम बाह्य बिंदु से, मान लीजिए अपना सर्कल है, कोई अपना पॉइंट है, बाह्य बिंदु है, बाहर है, अगर इससे स्पर्श रेखा खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं स्पर्श रेखा को, तो आप नोट कीजिएगा जितना स्पर्श दूरी बिंदु की इसकी लंबाई होगी और उतना भी इसकी होगी, दोनों लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होंगे, बोले तो इक्वल होगा। तो आप मिला लीजिएगा। ऑप्शन कह रहा है असमान, नहीं अनइक्वल नहीं होता है, इक्वल होता है, यानी समान होता है, दुगनी आधा नहीं। ऑप्शन बी राइट है। पूछ रहा है ए बी और -AB के बीच की दूरी क्या होगी। कुछ नहीं है, ये आपका x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 x1 y1 x2 y2, ठीक है। बस दूरी सूत्र लगा दीजिए। आपने डिस्टेंस फार्मूला क्या पढ़ा है, आपने दूरी सूत्र पढ़ा होगा x1 x2 - x1। तो यहाँ पर मेरा सवाल में x2 हो जाएगा -a माइनस x1 क्या हो जाएगा a, प्लस y2 - y1, y2 कितना है अपना -b, और y1 हो गया अपना माइनस का b होल स्क्वायर। -a का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर होगा, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, और a का स्क्वायर भी a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अपना ये हो गया प्लस -b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, और -b का भी स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। तो सवाल हो गया अपना, ये स्क्वायर में से स्क्वायर जाएगा तो 0, और b स्क्वायर में से b स्क्वायर तो 0, ये 0 आ रहा है। सॉरी, हमने मान ही मिस्टेक रखा है ना, गलत रखा गया है, इस तरह से सही किया जाए। चलिए पहले क्वेश्चन को लिख ही लेते हैं, थोड़ा सा दूर से देखने में मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन अपना है a, b, और दूसरा बिंदु है अपना -a -b। पूछ रहा है दोनों, मतलब इसके बीच की दूरी पूछा है। ये अपना बिंदु आपको हाँ चलिए आपको दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। चलिए दूरी सूत्र लगाते हैं। ये आपका x1 होता है, पता है आपको, और ये क्या होता है x2, ये अपना y1, और ये क्या होता है y2। तो अपने सूत्र पर होगा x2 - x1, तो x2 मैंने क्या है -a -x1, x1 भी क्या है a है का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना अपना है, y2 है अपना -b, और ये है खुद का b, ये y1 कितना है b होल स्क्वायर। अब ये देखिए -a - a कितना हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर, -b -2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ऑप्शन मैच किया जाए तो दोनों में हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं दोनों में, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कि पहले इसका स्क्वायर रूट, पहले इसका स्क्वायर तोड़ लिए जाए पहले, तो ये हो जाएगा -4a स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा +4b स्क्वायर, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। चलिए अब इसमें से क्या किया जाए, अब यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 का वर्गमूल, यहाँ से वर्गमूल स्क्वायर 4 का वर्गमूल तो हो जाता है 2, और इन दोनों का वर्गमूल 2 2 होता है, तो 2 यहाँ से कॉमन कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से अब क्या कीजिएगा, आप दोनों में से 4 4 है तो 4 4 कॉमन कर सकते हैं। तो दोनों में से 4 कॉमन कर तो क्या बचेगा अंदर, a स्क्वायर, इस यहाँ पे तो स्क्वायर में तो प्लस ही होता है, 4 स्क्वायर, और यहाँ 4 निकाला तो b स्क्वायर, एक ऑप्शन ये बच रहा है। लेकिन अब ऑप्शन देखें तो ऑप्शन इस प्रकार से सेट किया है। अब अगर देखिए यहाँ भी हम कॉमन ले सकते थे, यहाँ भी दोनों में क्या है 2 2 है, तो यहाँ भी 2 आप कॉमन अगर करते हैं तो यहाँ का बचता है अपना a स्क्वायर, और यहाँ क्या बचता है प्लस b स्क्वायर।
तो ऑप्शन में दोनों को दे रहा है, ये देखिएगा ऑप्शन, इसको भी दे रहा है और इसको भी बोल रहा है कि डी में कह रहा है कि दोनों आंसर हो जाएगा। तो अगर सच में देखा जाए तो यहाँ हम लोग इसको कर सकते हैं, दोनों में से 2 कॉमन करें तो ये ऑप्शन हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा आगे वेरीफाई करते हैं तो ऐसा बन के आता है ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके लिए ये ऑप्शन तो सबसे बेस्ट है, इसको तो आपको रखना ही रखना है। सी ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन सी के पास आप जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ में से क्या होगा कि दोनों में से हम 2 कॉमन करेंगे तो नहीं, ऑप्शन सी को ही आप लेके चलिएगा, ऑप्शन डी को नहीं, ऑप्शन सी ही सही रहेगा। ऑप्शन सी को ही आप सबसे प्रायोरिटी दीजिए, यही आपके सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये डाउट है और ये डाउट ही रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे तो भी तो अंदर ही रहेगा ना, और कॉमन हम करेंगे सभी तो स्क्वायर है, स्क्वायर तो तोड़ना पड़ता है कि नहीं, तो स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल ये कहीं का भी नहीं है ऑप्शन ये। जब तक इसका होल स्क्वायर नहीं खोलेंगे, होल स्क्वायर ऐसे खोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि 4 का वर्गमूल 2 और इस 4 का वर्गमूल भी 2, इस 4 का वर्गमूल 2 और ये 2, 4 होता, 4 का वर्गमूल हम लोग 2 बाहर कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सी ही अपना सही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर थोड़ा सा इस पर और हम लोग इसी ऑप्शन को और विचार करें तो 4 का वर्गमूल यहाँ से ले सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, और अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ऑप्शन अब यहाँ से, ये तो आपका ऑप्शन सी था राइट, ऐसा ऑप्शन आपको बी में भी दिख रहा है, हाँ बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी भी हो जाएगा। तो यहाँ पर बोथ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ना, बोथ, यानी बी एंड सी दोनों क्या है राइट है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पर 100% कर दीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं, बहुत डिटेल्स में किया गया है, जरूरी भी है, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको समय लगता है, लगने दीजिए, लेकिन इस पर आप थोड़ा काम करते रहेंगे तो आपको आगे क्या होगा, स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। देखिए सारे क्वेश्चन समय नहीं लेते, जैसे इस एक क्वेश्चन हो गया है, कोई क्वेश्चन आपको समय लेता है, बिल्कुल आप समय लेकर बनाइएगा। ये देखिए समय आपको बचाती है, बहुत सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट समय बचाएंगे, जैसे 4 3 दोनों प्लस प्लस में है तो कहाँ पड़ेगा, प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा। थोड़ा इस पर डिस्कस कर लिया जाए। और यहाँ से 100% एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता ही पूछता है। तो देखिए जैसे मेरी ये अपना क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ का वैल्यू आता है प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आता है उसमें क्या आता है, दोनों का वैल्यू जो होगा प्लस प्लस में होगा। यहाँ पर एक्स का और वाई का दोनों का मान क्या होगा, प्लस प्लस में। यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में जो भी आएंगे उनका आंसर, ये फर्स्ट एक्स का जो भी आंसर होगा तो माइनस में होगा, और वाई वाला होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग चलते हैं तीसरे चतुर्थांश में, तो यहाँ पर एक्स का मान और वाई का मान दोनों क्या होंगे, आपका निगेटिव होगा। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का मान क्या होता है, निगेटिव। यहाँ पर क्या होता है, एक्स का मान पॉजिटिव और वाई का मान क्या होता है, प्लस, वाई का मान क्या होता है, प्लस। तो ये आपका हो गया फोर्थ। तो आप ऐसे याद रखेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। पहला में आपका दोनों प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका एक माइनस दूसरा प्लस होता है, पहला माइनस दूसरा प्लस, ऐसे ही याद रखना है, प्लस प्लस फर्स्ट, पहला माइनस दूसरा प्लस। एक एग्जांपल भी कर देते हैं, जैसे यहाँ -2 और 1, ऐसा मैं एग्जांपल भी पेश कर देता हूँ। ये दोनों प्लस में तो ऐसा कर देता हूँ। तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों माइनस माइनस बोले तो -2 और -1, ऐसा हो सकता है एग्जाम्पल। चौथा में बोलता है कि इसका फार्मूला होता है एक प्लस में एक माइनस में, तो ऐसा हो सकता है 5 और -2। ये समझने के लिए दे दिया एग्जाम्पल, बहुत अच्छा है, ये काफ़ी है। तो इसको आप अगर कंफर्म करते हैं तो आपका 1 नंबर तो कोई इससे मतलब आपका 1 नंबर फिक्स है बोर्ड के लिए। तो अपना अगला प्रश्न है 7 नंबर, कि किसी वृत्त की परिधि इतना है तो उसका व्यास क्या होगा। देखिए हमसे पूछा है कि परिधि दिया है, व्यास पूछ रहा है, यानी व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर डाई। देखिए परिधि के लिए तो आपका स्मार्ट तरीके में बता रहा हूँ कि अगर आपसे व्यास पूछे, अगर आपसे सिर्फ व्यास पूछे, व्यास बोले तो यानी आपका डी का मान निकालना हो, और आपको परिधि दिया हो तो आप ये वाला परिधि का ये सूत्र कीजिए। परिधि का सूत्र होता है पाई डी, और पाई डी यानी बोले तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है कब, जब आपको व्यास निकालना हो तब इसको आप इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ा समय बचता है आपका। कितना दिया है, 44। तो आपसे पूछ रहा है कि डी का मान क्या होता है, डी बाहर कर दीजिए। तो डी बाहर करेंगे तो 44, और ये पाई कितने में था, गुना में, तो कहाँ जाएगा, भाग में, किसके भाग में, 44 के भाग में, यानी पाई यहाँ आ गया। तो आप जानते हैं कि पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22
बट्टा 7, 7 ऊपर चला गया तो 22 दूना 44। तो डी का वैल्यू क्या बच गया 2 × 7 यानी 14। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दे रखा है तो हम सिर्फ 14 मान लेते हैं। और 2πr से भी आपका आंसर आ सकता है, 2πr से भी, लेकिन यहाँ पर आपको त्रिज्या आता है और इसको इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपका आर का मान त्रिज्या बन के निकलेगा, फिर उसको डबल कर देंगे तो व्यास हो जाएगा। लेकिन ये स्मार्ट तरीका है। अगर आपसे व्यास से पूछा है तो सिर्फ πd इस्तेमाल कीजिए, सबसे बेटर रहेगा। ये लाइटिंग थोड़ा ऊपर से, ये आपको लाइट थोड़ा दिख रहा हो ना, ये लाइट थोड़ा चमक रहा है, लाइटिंग कर रहा है, तो इसके लिए मैं कुछ करूँ नहीं। फ्लैश लाइट का है तो आपको थोड़ा इसको झेलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं इसको, लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा, कोई इतना तकलीफ नहीं दे रहा होगा। ये यहाँ लाइटिंग आ रहा है, चलो वहाँ पे उंगली रख दिया हूँ, चलो ठीक है। अगला प्रश्न है, बोरा के दो वृत्तों की परिधि का अनुपात इतना इतना 4:3 4:3 के अनुपात में है तो उन त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। आसान प्रश्न होता है ऐसा। कभी देखिए जितने क्षेत्रमिति से क्वेश्चन होते हैं मुझे तो लगता है आसान होता है, उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। और जब मैं आपके साथ हूँ तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए। देखिए इतना आराम से हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, आप परीक्षा पे दीजिएगा तो इतना ही आराम से दीजिएगा, प्रेशर तो लेना ही नहीं है आपको। प्रेशर लीजिएगा उसमें क्या होता है तो अपना ही नुकसान होता है, जो भी कुछ याद होगा उसमें आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा घटेगा। नहीं, आपको बोला है कि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात। अच्छा आपने अभी समझा कि हमको और निकालना क्या है, त्रिज्या का अनुपात निकालना है। अच्छा मतलब वृत्त की परिधि, यहाँ पर त्रिज्या निकालना है तो हम लोग परिधि वाले सूत्र यूज कर लेते हैं, 2πr 2πr। मैं क्यों ऐसे भाग दे अनुपात में क्यों रख दिया दोनों को, क्योंकि दोनों का अनुपात दे दिया है 4:3। तो ये पहले वाला का हम 4 मान लेते हैं और दूसरे वाले का 3 मान लेते हैं। ये हमें हम लोग 4:3 को 4/3 लिख सकते हैं। ये अनुपाती भाग को, अनुपाती भाग को हम लोग अनुपाती बोलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, हमारा ये पहला वृत्त त्रिज्या है, दूसरा तो ऐसे कर लेते हैं। ये तो क्या बनने वाले हैं, कटने वाले हैं। तो हमारा क्या हो गया, त्रिज्या का अनुपात क्या गया 4 और दूसरे त्रिज्या का अनुपात क्या गया 3, यानी 4 और 3, यही आंसर भी हो गया। तो आप यहाँ पर एक बात नोटिस कर रहे हैं, जो वृत्त की परिधि का अनुपात होता है, जो वृत्त की परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या के भी अनुपात होता है। अगर डायरेक्ट आप इसको आंसर मार के तो कोई गलती नहीं होगा। जो वृत्त की परिधि का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा। इसी क्वेश्चन में थोड़ा हम लोग एक्स्ट्रा करें क्या, अगर मान लीजिए हमको परिधि का अनुपात दिया था, क्षेत्रफल पूछ लेता तो क्या होता, तो हमारा त्रिज्या ऐसे बन गया था। तो हम अब यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल लगाते हैं πr², तो अपना हो जाता πr² यानी 4 × 16 और 3 × 9 यानी 16:9 हो जाता है, 16:9। तो देखिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे अभी तो इसका फिलहाल तो आंसर ये हो गया 4:3, जो क्वेश्चन वही मतलब परिधि का जो अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है, दिमाग में सेट कर लीजिए। लेकिन अगर क्षेत्रफल पूछते तो हमारा क्षेत्रफल ये था 16:9 आ रहा है। चलिए आसान क्वेश्चन, इसका आंसर सिर्फ आपको त्रिज्या बताना था तो आपका आंसर बी हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ दम नहीं है सवाल में। बोल रहा है x² - 5 के शून्य क्या होंगे, यानी शून्य पूछ रहे थे, शून्य लगा दीजिए, जीरो लगा दीजिए, जीरो मतलब शून्य होता है। तो x बराबर क्या होगा, इधर आके -5 +5 हो जाएगा, और ये रूट क्या स्क्वायर के हटाएंगे तो स्क्वायर क्या बनेगा +-5 बनेगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो इसका आंसर हो गया एक बार रूट प्लस में और एक बार रूट माइनस में, यानी हमको मेरा आंसर आ गया एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये हो गया सी। कहता है ए और बी भाजक के लिए ए बी की कौन सा कथन सूत्र है। ये तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सूत्र है ये, आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे, ये बराबर यूक्लिड विभाजन, वहाँ पर इससे भी निकाले होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार पूछा भी गया है, और ये सूत्र है तो सूत्र वाला मैं जहाँ भी सूत्र रहेगा मैं छोड़ दूंगा, वो आपके लिए छोड़ दूंगा कि भाई आप खुद खोजिए, क्योंकि सूत्र क्या पूछेगा कोई गारंटी नहीं है। सूत्र बहुत सारे होते हैं, जितने सूत्र हैं कुछ ना कुछ तो सूत्र सवाल रहता है, मतलब देखा जाए तो एवरेज 3-4 क्वेश्चन सूत्र से रहते हैं, इसीलिए सूत्र वाला मैं आप पे छोड़ने वाला हूँ। वो आप खुद खोजिए, खुद याद कीजिए, और याद मत कीजिए, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, सूत्र ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ये मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिए, पहले चैप्टर का सूत्र ही है, हमें पता है लेकिन हमें आपको बताने वाला नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय है, 2 ऑप्शन अभी से आपको यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा रुक जी, अब अपरिमेय पूछा है तो दो ही, इसी में आंसर हमारा मिल जाएगा। √2 काट देंगे तो खाली क्या बचेगा 3, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। यहाँ देखिए 5 काटेंगे तो क्या बचेगा, 5 कट जाएगा तो 1/√2 बचेगा, यही आंसर हो गया। तो बाकी हमको ये दोनों ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अपरिमेय है, बल परिमेय संख्या है, और ये खुद परिमेय संख्या है, क्योंकि 96 का वर्गमूल क्या होता है 14 होता है। 12 क्वेश्चन बना लेते हैं। पूछ रहा है कि x²
प्लस 2x प्लस 4 के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन को बताएं क्या करिएगा आप, इसी बना लीजिएगा पेंसिल से। 1 मिनट रुको, मैं पेंसिल से ही सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि हमारा परीक्षा में समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है और समय का कीमत आप जानते भी हैं क्या होता है। तो आप ऐसे ऐसे प्रश्न को स्मार्ट तरीके से ही बनाइएगा। देखिए ए आपका ए का मान हो गया, ए का मान क्या हो गया, एक एक्स की जगह पर कुछ भी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी इसका बोले तो एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ भी नहीं है तो एक मान लेंगे हम। एक्स का गुणांक क्या है 2 है तो हम लोग ये बी का मान मान लेंगे, और ये सी का मान हो गया 4। ए बी सी आ गया। हमसे अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है ना, मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बटा ए। इसका सूत्र क्या होता है, सी बटा ए। सी का मान क्या है 4 और ए का मान क्या है 1। 4 बटा 1 मतलब क्या होता है 4 होता है। आप पेपर पे सॉल्व कीजिएगा, अपने कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके यहाँ मत कीजिएगा, हाँ बोर्ड में ऐसा कीजिएगा, जो पेपर है क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखिए क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। दोनों क्वेश्चन में से ग्रांटेड है कि ये या तो मूलों का योगफल या तो मूलों का गुणनफल आपसे पूछते हैं एग्जामिनर। तो अब दोनों का सूत्र देखिएगा, यहाँ भी लिख लेते हैं। एक्स कोफिशिएंट में क्या है 3, तो ये ए का मान हो गया, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ये आपका बी का मान हो गया, ये आपका सी का मान हो गया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि अल्फा बीटा इसके क्या है, शून्यक है, तो आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अच्छा बताइए, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है ना, माइनस का माइनस, बी के मान क्या है खुद माइनस, और ए का मान क्या है 3, यानी बोले तो -4/3। आपका ऑप्शन भी यहाँ पर ये आ गया। कहता है 14 नंबर सवाल देखिए, एक समीकरण जो युग्म दिया है, जो पेयर दिया है 2x + 3 इतना और इतना का संगत है, संपाती है, समांतर। ये 3 जो फार्मूला है ना, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 वाला करके 3 फार्मूला है, वहाँ से एक क्वेश्चन तो गारंटेड है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है, इसे पूछ ही लेते हैं एग्जामिनर। और जब 100 ऑप्शन की बात है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या कीजिएगा, ये आपका a1 हो गया, a1 का मान हम इसमें क्या करते हैं, a1 ये वाला सब करते हैं। a1 का मान क्या हो जाएगा 2, a2 का मान क्या हो जाएगा, a1 ऐसे करते हैं, ये a1 b1 c1 होता है, b1 का मान क्या हो गया 3 और c1 का मान क्या हो गया 5। अब ये a2 b2 c2 हो गया, a2 का मान हो गया आपका 4, b2 का मान हो गया आपका 6 और c2 का मान हो गया आपका 10। दिख रहा है क्या, चल लिख लीजिएगा आप, ये 10 है, c2 का मान क्या है 10 है, c1 का मान क्या है 5 है। जब इसको थोड़ी यहाँ जगह कम पड़ रहा है, मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ सॉल्व। तो चलिए मानों को लिख लेते हैं। अपने a1/a2 देखते क्या है, a1/a2 आपका a1 का मान आपका कितना था 2, a1 का मान था 2 और a2 का मान था आपका 4। ये हो गया, ये अपना a1/a2 आ गया। b1/b2 भी लिख लेते हैं। अपना b1 का मान था 3 और b2 का मान था 6। c1/c2 भी लिख लेते हैं, c1/c2, c1 अपना था 5 और c2 था 10। अब इसको थोड़ा वेरीफाई कीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। 2/4 को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 2 और 2 2 4, बोले तो 1/2। यहाँ भी 3 से कट रहा है, दोनों 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 के टेबल में दोनों है। यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। अब बताइए आप, ये वाला फार्मूला कौन सा है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। यहाँ भी मैं आपको छोड़ने वाला हूँ होमवर्क, क्योंकि ये तो फार्मूला है। फिलहाल मैं आपको एक बात और याद दिला दूँ, ये वाला सूत्र और ये वाला भी सूत्र आप होमवर्क में रहेगा, a1/a2। अगर ऐसा आया था कंडीशन तो आप क्या करते हैं, ये नॉट इक्वल, एक कंडीशन और ये दूसरा था, एक और इसका तीसरा फार्मूला है, ये भी आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल c1/c2। ये आपके 3 होमवर्क हो गए। इसका तो आंसर आ गया है, इसका आंसर तो आ गया आपका, ये आंसर है। अब आप बताइए किसका सूत्र होता है। मैं सूत्र में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहा हूँ, सूत्र आपको करने होंगे, याद करने होंगे, करने होंगे, इसमें कोई छूट देने वाले हम नहीं हैं, चाहे ऑफलाइन में पढ़ें आप या ऑनलाइन में। आपको ये दोनों होमवर्क है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये तो आप स्मार्ट बच्चे हैं, सबको पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं ऐसे बड़े भाई होने के नाते से बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, फार्मूला से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो देखिए, तो हम लोग मस्ती मस्ती में कितने क्वेश्चन बना लिए। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को।
ये आप बताइएगा कि वो संगत का था कि संपाति का था कि समानांतर का था। ये तीनों में से कोई ना कोई तो था ही। डी तो ऑप्शन होगा नहीं, इतना मैं राहत दे दिया आपको। चलिए 15 में क्वेश्चन बोलता है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है। एबीसी का क्षेत्रफल इतना है और डीईएफ का क्षेत्रफल इतना है, तो और बीसी इतना है, तो यहाँ भी एक फार्मूला है, लेकिन यह इस क्वेश्चन थ्योरी बेस है तो इसको मैं कर लेता हूँ। आपने एक थ्योरी पढ़ा होगा कि मान लीजिए कोई दो त्रिभुज समरूप है आपस में, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात इसके क्षेत्रफल का वर्ग, इसके क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। आप मान लीजिए कोई त्रिभुज एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया का जो अनुपात होगा इसके भुजाएं के अनुपात के बराबर होगा। तो चलिए इसका मैं इसको नाम भी देता हूँ। ये आपका त्रिभुज है, बोला है सवाल में कि ये एबीसी त्रिभुज है और इसके सिमिलर एक और त्रिभुज है डीईएफ। ये दोनों क्या है, त्रिभुज समरूप है। थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ के बना लिया हूँ। ये त्रिभुज एबीसी और ये त्रिभुज क्या है डीएफ। बोला एबीसी त्रिभुज का एरिया कितना 16 है और डीएफ एरिया का क्षेत्रफल कितना है 25 है। ये भुजा दिया है तो ये पूछ रहे हैं। तो थ्योरी अपने पढ़ा होगा, एक पर मैं पढ़ा होगा कि ऐसा इसका थ्योरी जो कहता है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, कहने का मतलब 16 और 25, इसका जो अनुपात होगा इसकी भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, जिसको आपको निकालना है। तो आपको ये भुजा दिया है, ये निकालना पड़ेगा, यानी BC बट्टा EF के अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी जो उसके जो भुजाएं समानुपाती होती है उसके वर्गों के जो फल के ये उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो चलिए क्षेत्रफल मैंने लिख दिया है 16/25। अभी देखिए इसका मान BC का मैंने मान दे दिया है। BC का मान क्या दिया है 2.3 और EF का भी आपको क्या कर दिया है, ये निकालना है आपको। और यहाँ पर इसके सूत्र से होता है, पर मैं कहता है कि इसके जो भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर, इसके दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। अब यहाँ से वर्ग हटाइए, स्क्वायर हटाइए तो स्क्वायर इधर आएगा, यानी आ जाएगा इस पर 16/25 पर आ जाएगा। और यहाँ 2.3 बचेगा अकेला और ये बचेगा EF। 16 का वर्गमूल आपको पता है 4 होता है, 25 का वर्गमूल आपको पता है कि 5 होता है। यहाँ से आपका आंसर आ गया 2/3। अब बस खाली क्रॉस गुना कीजिए, आपका आंसर सामने है। मैं बच्चे को समझाने के लिए ऐसा बोलता हूँ, जिसको थोड़ा मैथमेटिक्स हल्का थोड़ा वीक रहता है, मैं बोलता हूँ इसमें आप क्रॉस पहले गुना कर लीजिए। तो जैसे गुना करेगा बच्चा तो उसका हो जाएगा EF इंटू वो गुना करेगा 4 से बराबर, फिर वो इधर गुना कर लेगा क्रॉस में 2.3 में 5 से, वो गुना कर लेगा बच्चा अपना। इधर जगह स्पेस कम है तो नीचे बना लेता हूँ 2.3 और गुना कर लिया 5 से। इसका वैल्यू उसको निकालना है तो क्या करेगा EF बराबर, ये बराबर 2.3 गुना में 5 था, ये 4 गुना में था तो 4 कहाँ जाएगा भाग में। बस जो भी थोड़ा सा कल गुना करना है आपका आंसर सामने है। तो गुना कर लीजिए 5 3 15 और 5 दूना 10 है, 5 3 15 और 5 दूना 10 है कि 11.5 बस भाग दे दीजिए, आंसर आ गया 5 दूना 10, 1 पर 5, 5 दूना 10, 1 आया 5 आया 5 3 15, ये आया 2/3 ही आ गया। ये भाग गलत हो गया है 5, ठीक है। ये बट्टा में 4 ना चाहिए, 4 दुगुना में था 4, ये आता इधर, बस भाग दे दीजिए 4 से 3 में, तो 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूना 8 है, 4 दूना 8, 11 में से 3 गया, 3 पर 5 35, तो 35 4 7 28, 4 7 28, 4 दूना 8 है, 4 दूना 8 और 3 पर 35, 4 8 32, 4 8 32 और उसमें से 3, फिर 4 7 28, 5 0, 4 5 20, ये आपका आंसर हो रहा है 2.875, 2.875 आपका फाइनल आंसर हो रहा है। ये लाइट था, चलिए हटा दिया हूँ, देख रहे हैं। बहुत सिंपल देखिए, ये समझाने के लिए समय लिया जा रहा है, लेकिन आप परीक्षा में ये सब स्टेप कुछ नहीं करने वाले हैं। आप डायरेक्ट समझ यहाँ से उठाइएगा, यहाँ से ये लाइन ले सकते हैं आप कि दोनों भुजाओं के जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात बटा जो उसके भुजा का अनुपात कर दीजिएगा, इसका वर्ग, इसको हटाइएगा, वर्ग में लाया, बस वहाँ 36 गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही स्टेप करना है।
तो हमने, और एक और बात बता दूं, अगर आपको लगता है कि थोड़ा थ्योरी का क्वेश्चन आपको थोड़ा समय लेता है, तो आपके पास कितना अच्छा अवसर है कि आप एग्ज़ाम में आपको 85 क्वेश्चन करना है, 100 ऑप्शन रहने वाले हैं आपके पास। तो आप एकदम ईजी क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। एपी क्वेश्चन हो गया, अभी बहुत से देखा, अभी तो हम लोग कितना है 15 क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन में कितना 10-12 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ईजी था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। फिर भी इस थ्योरी को, इस सेट को मैं देखता हूँ, जितना मन करता उतना बनाऊंगा। अभी आपको पता होगा कि ये आज मेरी बड़ी माँ थी, उनका कल देहांत था, तो हम लोग अभी अंतिम संस्कार करके आए हैं, तो कुछ फोटोज हैं उनके पास, वो उधर से गए थे, तो हम फिर भी, लेकिन आपका एग्ज़ाम आपके पास में है। अब तो जो हमारे पास जो होने वाला था, ईश्वर ने उनको यहाँ से बुला लिया, तो बड़ी माँ मरी चली गई, तो बस ईश्वर से कामना है कि उनको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। और उन्होंने अच्छा कर्म किया, इसलिए ज़्यादा अच्छे खासे मतलब स्थिति से ही मतलब उनका निधन हुआ, ज़्यादा उनको कष्ट हुआ नहीं इस बार। तो बस ईश्वर से ही कामना हो कि जब वो जहाँ भी वो माँ हो, उनको मतलब बहुत सारा उनको शांति और स्वर्ग में उनको स्थान मिले। और आप भी कुछ दुआ कामना कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको वीडियो आके वहाँ से आकर फिर आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी मैं आपको टाइम भी दिखाता हूँ। देखिए अब ये टाइम हो रहा है अपना, ये शाम में, रात को अभी शाम में 7 बज गया है। तो अब इसको वीडियो शूट हो रहा है, यहाँ से करेंगे, फिर आपके लिए इस वीडियो को अपलोड किया जाएगा। लेकिन शरीर में उतना ये हिम्मत नहीं है, क्योंकि घर में से कल दिन से ही मतलब एक बार खाना वाना खाए थे, फिर बड़ी मम्मी मर गई, तो फिर उस समय से उपवास, फिर आज हम लोग गए, फिर ये बहुत सारा थकान है शरीर में, मतलब बहुत आलस है। आज तो क्लास बंद था, कल से क्लास भी चलेगा। और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है परीक्षा के लिए, तो हम सबको तो एक न एक दिन जाना ही है। बस इसमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ है, जो होता है अच्छा ही होता है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। बस आप लोग जम के मेहनत कीजिएगा, एक बार अपने माता पिता के लिए कुछ वो करके दिखाना है। नंबर के पीछे मत भागिएगा, अब नॉलेज के लिए जाइए। नंबर तो आपको आएंगे ही आएंगे, नंबर कहाँ से लाना है इसके लिए अपने पास बहुत सारे टेक्निक है, और सर हैं अपने पास जो आप लोग टेक्निक दे रहे हैं, अप्रोच बताएंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन टैकल करना है। मैथ के लिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बाकी विषय का भी कराया जाएगा। एक मेरा पुराना कोचिंग था गुरुकुल आश्रम के नाम से, तो उसमें भी बहुत सारे वीडियो है संस्कृत के, वहाँ सब देख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे, लेकिन आपको पूरे चैप्टर का उसमें एक बार में निचोड़ निकल जाता है। औरों की तरह नहीं कि एक बार ऐसा वीडियो देखिए फिर दूसरा देखिए, अपने एक बार में सारा काम हो जाता है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और बहुत इसको सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए दोस्तों से जुड़िए इस चैनल को। जो भी क्लास होंगे, छठा क्लास से भी हम वीडियो अपलोड करेंगे बहुत जल्द, 1 से 2 दिन में छठा क्लास से भी वीडियो थोड़ा थोड़ा सबको देंगे, सब बच्चे खुश रहें। अब 9th का एक वीडियो आ गया था, अभी 10th क्लास के लिए जा रहा है आज, और फिर छठा क्लास के लिए सबको लेकर देंगे, सब बच्चे खुश रहें, सबके लिए भी थोड़ा थोड़ा कुछ होना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना 15 बन गया। अब चलिए देखिए, अब सवाल कितना आसान मिलेगा सर। कहते वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। मैं बोला नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको तो समय बचा देंगे, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, त्रिज्या पर लंब होती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। देखिए यहाँ पर कोई बिंदु की बात नहीं कर रहा प्रॉपर। अगर बोलता कि इस क्वेश्चन में थोड़ा गहराई से आइएगा, बहुत जल्दी में आप मिस्टेक मत करके आइएगा। जैसे देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, मैं दोनों को लेता हूँ। अगर पूछेगा एक वृत्त पर कितनी स्पर्श खींच सकते हैं आप, तो देखिए बहुत सारा, अनंत। आप कितने स्पर्श खींच सकते हैं, जहाँ से भी मन कीजिए। लेकिन अब पूछ देगा एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से अब कितना खींचेंगे आप, तो 2 ही खींच सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होगा, एक ये और एक ये। तो दोनों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगर बाह्य बिंदु से पूछेगा तो 2 स्पर्श रेखा, अगर सिर्फ पूछेगा वृत्त पर कितनी स्पर्श खींची जा सकती है, तो वृत्त पर पूछेगा तो अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। और बाह्य बिंदु से पूछेगा 2। ये दोनों क्वेश्चन गांठ मार लीजिएगा, 100% आपसे पूछेंगे और आप गलती करके नहीं आने वाले हैं। आप अच्छे बच्चे हैं, आप करके ही सही आइएगा इसको। और ये यही 2 क्वेश्चन है, इससे एग्जामिनर ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले आपके पास। तो ये रहा, देखिए आपको भी दिया है आंसर, अपरिमित अनेक, तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा 2 पूछेगा कब, बाह्य बिंदु से, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन साथ में है, तो इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है। सवाल ध्यान से पढ़िएगा, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, तो एक वृत्त पर अनंत, एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी, तो मात्र 2, ओनली फॉर 2। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिष्ठित करते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, अच्छा मैं बोल रहा हूँ, ये अपना टेंजेंट होता है। टेंजेंट बोले तो, टेंजेंट बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा देखिए, अगर मैं बात करूँ वृत्त बना कैसे है, तो अब
थोड़ा गहराई में जाइएगा तो वृत्त बना है बहुत सारे डॉट से। बहुत सारे बिंदुओं से ये पूरा सर्किल बना हुआ है। लेकिन जब ये एक यहाँ पर आप स्पर्श करते हैं ना तो ये कोई इसमें से कोई एक ही बिंदु को छूती है, वो सारे बिंदु को नहीं छूती एक बार में, सारे बिंदु को छू भी नहीं सकती है वो, क्योंकि जो सारा जो भी वृत्त बना है उसमें जो बिंदु है सब अपने आप में क्या है, सीधा है, एकदम सीधा सीधा है, सब सीधा है। तो किसी एक को ना आप छू पाइएगा, आप इसको छू रहे हैं तो आप इसको नहीं छू पाएंगे। तो एक एक बिंदु को ही छू पाएगी वो। जो अपना क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, 2 पर, 3 पर, 1 पर, अनेक पर। तो इसका आंसर 1 होगा। ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपका समय बचाएंगे, वो पूरा पूरा नंबर देकर जाएंगे। 1 होगा इसका आंसर। एक वृत्त की समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? देखिए मतलब कहता है कि सवाल एक वृत्त की, सवाल पढ़िए उसको सॉल्व कर ही दीजिए, इसमें कुछ गुना भाग करना नहीं है। कहता है कि एक वृत्त की, जैसे मैंने कहा एक वृत्त है अपना, एक वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं, एक वृत्त की समांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? समांतर बोला है, जैसे मैंने एक यहाँ से स्पर्श किया, अब इसके पैरेलल हम कितने, बस ऐसे ही एक और। अब इसके समानांतर तो हम इधर से नहीं लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसे कर सकते थे, यहाँ से स्पर्श रेखा की तो यहाँ से कर सकते थे। तो कहता है सवाल कि एक वृत्त की समांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो ये 2 है अपने, 1 2 3 4, 1 2 3। तो जहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मैं आपको इसको फिगर बना के समझा रहा हूँ कि आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसका दोबारा है, ये बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी? आप दूरी से उधर बढ़ लिए हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ना इस सवाल में कोई दम है नहीं, ये तो मूल बिंदु में 0 0 दे दिया है। तो आपसे उल्टा पुल्टा के इसमें दूरी सूत्र लगा अपना समय खराब मत कीजिएगा। मैंने क्या बोला, इसमें दूरी सूत्र मत लगाइएगा, डायरेक्ट ये वाला कर दीजिए ना, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर, 15 का तो पता है 225, 36 का कितना होता है 1296। 15 का स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगा दीजिएगा। मूल बिंदु से दूरी देखिए, जब भी आपको ये 0 0 दिख रहा है ना, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है मूल बिंदु से दूरी, तो हमने क्वेश्चन किया था मूल बिंदु से दूरी वाला, ये वाला क्वेश्चन। तो हमने क्या किया है, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 50 25 41। यहाँ भी वही काम करना है, बस खाली अझुराने के लिए 0 0 डाल के अझुरा दिया है। स्मार्ट बच्चे समझ लेंगे कि 0 0 मूल बिंदु ही होता है, क्योंकि मूल बिंदु का जो अपना निर्देशांक होता है वो 0 0 ही होता है। तो 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296, बस जोड़ लीजिए तो कैंसर हो जाएगा। तो 5 6 11, 2 9 11 1 12, 2 2 4 1 5, और ये 1521। अब बताइए 1521 के वर्गमूल याद है आपको? याद कर लीजिएगा, भले निकाय मत कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आएगा 39 आएगा। अब निकाल के देख लीजिएगा, मैं आपको कैलकुलेटर दिखा दूँ ये, लेकिन आपको तो बनाना है। हमने तो कैलकुलेटर यूज़ किया है, हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आपको एग्जाम देना है, आप यूज़ नहीं करेंगे इसको। लेकिन कुछ बच्चे बोलते सर बना दीजिए ना, चलिए बना लेते हैं एक बार। मैं तो बोलेगा भैया तो बहुत चालाक है, कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, हमको वो रखो से करो। नहीं देखो भाई, ऐसा बात नहीं है। 1521 हम लोग भी थे अपने ज़माने में, तो हम लोग में तो कुछ मोबाइल सोबाइल था ही नहीं अपने ज़माने में। अब तुम लोग तो इतना बहुत सारे साधन है ना कि तुम ऑनलाइन पढ़ लेते हो, अपने डाउट समझा सॉल्व कर लेते हो। हम लोग ऐसा कुछ नहीं था, बहुत तकलीफ था, फिर भी हमने संघर्ष किया, मेहनत किया, हमने वो पढ़े। अभी थोड़ा मेहनत कीजिए, 15 कटेगा ना, 3 से कटेगा, क्यों 4 चौका 16 हो जाएगा। आप वर्गमूल का नियम पता ही है आपको, 3 के 9, 15 में से 9 गए 6, और ये 1, इसको आप ऐड करते हैं ना भाई, 3 3 6। आप इसको ले गए थे 3 बार में, तो 3 लिखिए। ऐसा अंक रखिए कि यहाँ पर 1 आ जाए। तो आपके पास 2 कंडीशन, या तो यहाँ पर आप 1 के लिए आप रखेंगे 1, तो 61 ही हो जाएगा, और यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन है 9, तो 9 ही रखना पड़ेगा। 9 9 81 के खरसिन 8, 9 6 8 54, 8 54 8 62, कट गया ना पूरा पूरा 39 नंबर में। तो यही इसका था, बस 39। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो सूत्र है 21 में कुछ करने वाला नहीं है, बताइएगा ये इसका दूरी सूत्र, नो तो नहीं है।
तो बहुत चलाक हैं आप, इसका तो आंसर मिल गया। वही टाइम पर सवेरे। ठीक है, तो चलिए, सररेख त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? जो सररेख होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है भाई, इसको पता कर लीजिएगा आप, सररेख वाला कितना होता है, सररेख त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? चलिए बता देते हैं, 0 होता है, याद रखिएगा। ये तो सूत्र है, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है भाई, x बराबर, तो आप पढ़े होंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये लग रहा है क्या, यही लग रहा है, ये तो नहीं है। माइनस बी प्लस माइनस प्लस माइनस एक्स बराबर माइनस बी ना होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो ये तो गड़बड़े है, और ये गड़बड़े है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस 4ac होना चाहिए था, तो नहीं है, तो ये इसके साथ आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एरर है, माइनस बी होता है। अब ये शुद्ध हो गया, को आपको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो आप एक काम कीजिए, तब देखिए यहाँ प्लस, हाँ ये यही होगा, थोड़ा ऐसा एग्जाम में आपको नहीं होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक आया है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, वहाँ आपको परफेक्ट मिलेगा, ये यहाँ पर माइनस मिलेगा आपको। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि एपी का प्रथम पद ए और उसका जो पदांतर यानी पदों का अंतर डी है, तो एनवा पद का फार्मूला क्या होता है? तो एन बराबर ने पढ़ा होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सूत्र है। एपी का प्रथम पद ए और एक फल का सूत्र क्या होता है? तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही लग रहा है। तीसरा पद पूछा है, -77 होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर हो जाएगा। तीसरा पद पूछा ना, तीसरा पद पूछा तो आप कीजिएगा ए प्लस 29 डी, क्या लिखिएगा? ए प्लस 29 डी, ये कितना है 10, 29 डी, डी बोले तो सर्वांतर, तो 7 में से 10 गया, 7 में से 10 गया, माइनस का 3, तो 10 और प्लस माइनस हो जाएगा -87, ये गुना कीजिए 87, अब 87 में से 10 जाएगा तो माइनस का 77। ये देखिए आंसर भी याद हो गया इसका। इसमें पूछा 11वां पद क्या होगा, 11 पद, तो 11 पद पूछा था बस, जैसे तीसरा पद पूछा तो ए प्लस 29 डी, 11 पद पूछा है तो ए प्लस 10 डी, तो ये कितना है -3 ए प्लस 10 डी, 10 और डी, सर्वांतर निकाल लीजिए, 1/2 में से, या कहीं भी घटाइए, इसमें से थोड़ा इसको मैं घटा के देख लेते हैं, यहाँ पर सर्वांतर निकाल लेते हैं, काम हो जाएगा, बस थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस निकला कि काम होगा। तो ए टू माइनस ए1, ए2 कितना है -1/2 माइनस ए1, ए1 कितना है -3, तो ये तो ऐसा हो गया ना, -1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसा हो गया, एक ले लीजिए कोई बात नहीं, 2 हो गया, तो -1 और ये 2 बार में, तो प्लस का 6, 6 में से 1 गया, 5/2 आ रहा है, सर्वांतर कितना आ रहा है 5/2, तो सर्वांतर यहाँ पर आप फॉर्मूला ही लगा रहे हैं, आपको 11 पद निकालना है, तो आप लगा रहे हैं ए प्लस 10 डी, तो ये 10 डी, डी आ रहा है आपका 5/2, प्लस में आ रहा था ना, प्लस में आ रहा था, 2 पंचे 10, -3 और 50 25, वो कोई दिख रहा है कि नहीं? वो नहीं दिख रहा था आपको, चलिए ये रहा, ये प्लस 10 डी लग रहे हैं, ए का मान ये रहा 10 का 10, डी का मान 5/2 है, दूसरे हमने काट दिया 10 को, 2 5 10, 50 25 और ये -3, 25 में से 30 जाएगा, 3 जाएगा, तो ये होगा 22, 22 ऑप्शन है। सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं? एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का है, कर लीजिएगा, समरूप होते हैं, समान होते हैं, जो भी होते हैं आप खुद से कीजिएगा इसको, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन में इतना हिंट्स दे रहा हूँ। एबीसी और त्रिभुज डी की संगत भुजाएं समानुपाती, संगत कोण बराबर हो, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी ई में संबंध है, समरूप होंगे, सर्वांग समंगे, समकोणिक होंगे, इनमें से कोई नहीं। ये थ्योरी है, पूछ रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी की संगत भुजाएं समानुपाती है, तो संगत कोण बराबर होते, त्रिभुज क्या होते हैं? त्रिभुज क्या होते हैं? बताइए जल्दी, क्या होते हैं? तो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं, खुद से करना है, ठीक है, आप इसको कीजिएगा, ये भी आपके लिए है 30 नंबर। किसी त्रिभुज की भुजा के शीर्ष के नियामक x1 x2 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्म, त्रिभुज के केंद्र का नियामक क्या होता है, उसका केंद्र का फार्मूला क्या होता है? आप खुद करेंगे इसको भी, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र था। चलिए
वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है आप खुद बताइएगा। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? 31 नंबर भी खुद से करना है। 32 नंबर देखिए, मैं बोला ना सूत्र बहुत होता है, सब सूत्र है, मेरा काम ही नहीं है, फिर भी मैं आपसे ये होमवर्क कर दे रहा हूँ कि आप जरूर खोजेंगे, करेंगे। खोज रहे नहीं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, आपको याद भी होगा, मुझे पूरा विश्वास है, फिर भी आपसे एक होमवर्क दे रहा हूँ कि थोड़ा फीलिंग है कि आप भी तो कुछ काम करो, थोड़ा बढ़ो, या कमेंट कीजिएगा। इस जैसे मान लो आपको 31 का आंसर करना है तो 31 नंबर उसका आपको लगता है ABCD जो भी है आप आंसर कीजिएगा। मैं कमेंट सब्सक्राइबर अपने पास बहुत कम है, सारे कमेंट मैं देखता हूँ, आपको मैं वहाँ पे जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए, तो वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है आप करेंगे। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है? अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है? पाई प्लस 2r। तो ये भी सूत्र पढ़ा दिया गया है, आपको पता होगा भी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी आपको पता है क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये सारे आपको देखिए 29, 30, 31, 32, 33 SW है, 34 भी SW है, सूत्र है। तो ऐसा करते हैं, इसको आज हम लोग 50 कर लेते हैं, 50 कल कर लेते हैं, ठीक है। वलय का क्षेत्रफल आपको फार्मूला है, करके आइएगा। दो वृत्त की त्रिज्याएं 8 और 6 है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर जिसके इन दोनों के वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, कर लेते हैं। तो चलिए, इसमें सवाल हमसे पूछा था कि दो वृत्त की त्रिज्याएं दिया था, एक 8 और एक 6, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। दो वृत्त की त्रिज्या दिया था, तो चलो हम ऐसे कर लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या को हम लोग R1 एक को R2 मान लेते हैं, और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो उसको हम चलिए बराबर मान लेते हैं। ये हमको पता नहीं है, ये हमको कितना दिया है R1 मान लो, ये त्रिज्या हमको दे दिया है कितना, और ये भी दे दिया है, मान लेते हैं R1 हमको माना नहीं 8 ही दिया है, और ये दे दिया 6। ये पूछ रहा है ये कितना होगा, तो और कब, जब जिसका क्षेत्रफल बोला है, इसका त्रिज्या जो होगा, इसका क्षेत्रफल जो होगा, इन दोनों के क्षेत्रफल के जो बराबर होगा, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो इसके इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो चलिए बड़े वाला क्षेत्रफल मान लेते हैं, ये पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या मानेंगे, पाई R1 स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 8 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 6, 6 का स्क्वायर। पाई पाई सब में कॉमन है, तो पाई कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ खाली क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर, इसका 8 का स्क्वायर 64 है, और यहाँ से पाई कॉमन हो गया, 6 का स्क्वायर 36। ये चमक थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको चलिए मैं ऐसा उंगली हटाता हूँ, नहीं चमकेगा ये। अब पाई से पाई आप काट दीजिए, तो R बराबर क्या बचा आपका, स्क्वायर, स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर क्या बनता है, वर्गमूल, और ये जोड़िए 34 कितना होगा 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो उसकी त्रिज्या जो होगी 10 होगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर अब ये 35 भी बन गया, ठीक है। अब बात है 36 नंबर की। उस वृत्त का व्यास ज्ञात करें जिसकी परिधि इतना है। व्यास ज्ञात करना है ना, परिधि दिया है, फिर मैं बोला था ना, जब परिधि दिया हो व्यास निकलना, तो ये वाला सूत्र लगाइएगा, पाई डी वाला। पाई डी मतलब होता है वृत्त का व्यास कितना दिया है 44। अब डी निकालेंगे तो 44 बटा में कौन आएगा, पाई, पाई का मान कितना 22, बट्टा कितना होता है 7, 22 दूनी 44, 7 दूनी 14। ये तो सवाल लगता है रिपीट हो गया, रिपीट हो गया ना सवाल, हाँ हाँ रिपीट हो गया। देखिए ये सवाल था, उस वृत्त की परिधि इतना है तो व्यास पूछा था, यहाँ भी वही सवाल है, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका परिधि दिया है। वहाँ परिधि दिया था, व्यास पूछा था, अच्छा ना सॉरी, यहाँ पर व्यास, वहाँ पर परिधि दिया था तो व्यास पूछा था, यहाँ भी तो व्यास दिया है, परिधि, वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया, कोई बात नहीं, होता है मिस्टेक पढ़ने में। चलिए 37 नंबर, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि इतना दिया है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला है, थीटा बटा 3 60 पाई आर, उसको भी निकाल सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश बोला है तो हम 1/4 भी लिख सकते हैं। त्रिज्यखंड के भी क्षेत्रफल से आ सकता है, ये आसान रहेगा, 1/4 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, जिसकी परिधि लेकिन दिया है 22, यानी त्रिज्या निकाल लेते हैं। अगर परिधि हमको बोला हूँ कि मैं बोला हूँ पाई डी होता है, कितना परिधि दिया है 22, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 22 और 22/7, 7 हुआ, यानी डी के मान 7 है, त्रिज्या कितना हो जाएगा उसका आधा, 7/2, तो 7/2 और 7/2, क्योंकि हमको 2 बार लिखना है ना आर स्क्वायर, तो मैंने त्रिज्या को 2 बार लिख दिया। अब इसको काट लेते हैं, 7 7 कट गया, और इसको काट लीजिए 2 से, 2 दूना 4 और 11 दूना 22, अब नहीं कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो क्या बच गया अपने पास 77, 77 और 2 4 4 दूना 8, 77/8 क्या है ये क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर
स्क्वायर होना चाहिए था ना, स्क्वायर कहीं नहीं दिया है, लगता है मिस्टेक है, लेकिन ऑप्शन तो ये मैच कर रहा है। चलिए इस बार थोड़ा इसका आंसर देखते हैं क्या दिया है। 37 का सी दिया है। सी दिया है तो इसको सुधारना चाहिए था, गलत किया है ये। अभी तो फिलहाल सी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हम जब भी आता है अपना, जब भी एरिया आता है स्क्वायर में आता है, तो हम इसको सुधार लेते हैं, ये होना चाहिए था ऑप्शन। नहीं तो यहाँ पर हम इसको ये मारेंगे, इस यूनिट के चलते भी हम इसको मार सकते हैं, लेकिन हम सुधार लेते हैं इसको। यहाँ पर आपको एग्जाम ऐसा नहीं मिलेगा। चलिए इसको देखते हैं 38 cos 60 + 1 cos 60 - 1 का मान क्या होगा। तो चलिए cos 60 बोले तो कितना होता है पहले हमको ये बताइए, और cos 60 का मान कितना होता है ये बताइए जल्दी से। cos 60 का मान होता है 1/2 + 1, cos 60 का मान होता है 1/2 - 1। तो ये ऊपर हो गया अपना 1, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1/1 2 3/2, नीचे हो गया 1 × 1 और 2 × 2, 1 में से 2 गया -1/2, तो ये हो गया 3/2, ये 2 जगह ऊपर, नीचे जाएगा -1, कट गया -3। ये ऑप्शन भी सही है। सॉल्यूशन दिख रहा है ना? हाँ, एक बार अच्छा से बना दें क्या थोड़ा। चलिए यहाँ बनाते हैं इसको। देखिए cos 60 + 1 बोला था, cos 60 का मान 1/2 + 1 और cos 60 - 1, ठीक है, यही है। इसको पूर्णांक जोड़ बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक मान लीजिए लघुत्तम में 2 होगा, तो एक खाली तीसरे से गुना होगा, 2 × 2 = 3। यहाँ देखिए 1 और 2 × 2, 1 में से 2 गया -1/2, पलटेगा ना, ये बटा का भाग है तो 3/2, 2 ऊपर -1 नीचे, कट गया -3/1, 3/-1 यानी 3, -3 हो गया आंसर। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। इसका आंसर ये हो गया। कितना क्वेश्चन था अपना, ये 38 नंबर। ये ऑप्शन भी सही है इसका। थीटा 45 है तो cos को थीटा माइनस sin इसको थीटा का हुआ, तो cos 45 का मान 1/2, 1/√2, 1/2, 1/√2 में से 1/√2 गया तो 0। इसको बनाना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि 1/√2 रखिएगा उसका स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, दोनों का मान एक सेम है, तो दोनों में से उतना घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसको sin 63 और cos 70, ये अच्छा चलिए इसमें आपका डिग्री याद नहीं है तो ऐसा 90 का पेयर लगाइए, ये कटेगा तो ये 90 हो रहा है और ये 90 हो रहा है, तो ये कट जाएंगे एक बार में और ये कट जाएंगे एक बार में, तो इसका आंसर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 63 70 90 साइन, एक को बदलेंगे हम लोग कोई को, तो sin स्क्वायर 63 sin cos, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। देखिए इसका आंसर जब भी होगा, मान लीजिए साइन ये कटेंगे, कट जाएगा और ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा अपना, एक बचेगा। ये फार्मूला है sec थीटा + tan थीटा और -sin थीटा किसके बराबर होता है। इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा, कर लेंगे ना, कर लीजिएगा। चलिए तो मैं थोड़ा थका सा लग रहा हूँ, तो ये सारे पद देख लेकिन सारा इजी सवाल है, ये सूत्र है, फार्मूला सेट करना है, काम हो जाएगा। ऐसे में 40 तक समझिए कि हम लोग 40 तक कर लिए हैं, 40 के आगे हम लोग करेंगे और 60 क्वेश्चन है, तो अगले लेक्चर में किया जाएगा। और ये वीडियो लगभग 1 घंटे का समथिंग में हो गया है, तो वो आपसे विदा चाहते हैं। देखिए अब इसको जा रहा हूँ अपलोड करने के लिए, यानी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए मैं आपको रात में छोड़ रहा हूँ, तो रात को ही लेक्चर देखिएगा, ठीक है, या सोए तो नहीं होंगे आप, जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। और जम के मेहनत करते रहिए, टेंशन नहीं लेना है आपको, खाली आराम से मस्त होकर पढ़ते रहिए, कुछ होगा जो भी होगा अच्छा होगा, इतना मान के चलिएगा आप, डरना तो बिल्कुल नहीं है, चोरी थोड़ी ना कि हम लोग डरेंगे, आराम से खाली मस्ती होकर पढ़ते रहिए। जितना पे बस कैपेसिटी है थोड़ा सा उसमें आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए पहले आप पढ़ रहे थे 6 घंटा, तो थोड़ा 7 घंटा कीजिए, 8 घंटा कीजिए, 9 घंटा, जो जितना पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा ऐड कीजिए, ऐड ऑन, बस और कुछ नहीं। कुछ दिन के लिए कर लीजिए, हमारी बात मान लीजिए, कुछ दिन के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए और बाकी आपकी ज़िंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी इसके लिए, ठीक है, बाय।